स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द आईएमएफ के पर्सपेक्टिव से है। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं गुजरात के विजिट के लिए गए हैं, वहाँ पे एयरफोर्स के जो पर्सनल हैं उनको एड्रेस करते हुए कहा गया कि रिसेंटली जो आईएमएफ के द्वारा फंड प्रोवाइड किया गया है पाकिस्तान को, उसका मिसयूज है वो किया जा सकता है उस कंट्री के द्वारा। क्योंकि स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के वहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है वो एग्जिस्ट किया करता है। पाकिस्तान का गवर्नमेंट हो, वहाँ का इंटेलिजेंस एजेंसी हो या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी के द्वारा टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू जिन टेरर ऑर्गेनाइजेशन के जो बेसेज हैं, जिनको कि इंडियन डिफेंस फोर्सेज के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया, तो उनको यहाँ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे के अंदर में पाकिस्तान है उस फंड को यूज है वो कर सकता है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके भी एक स्टेटमेंट को यहाँ पे मेंशन किया गया कि उनके द्वारा कहा गया है कि आने वाले समय के अंदर में इंडिया के साथ में जो डिस्कशन है उसको ये कैरी आउट करेंगे। हमारे जो पीएम सर हैं, जब उनके द्वारा कंट्री को एड्रेस किया गया था तो उनके द्वारा मेंशन किया गया था कि पाकिस्तान के साथ में आने वाले समय के अंदर में जो भी कुछ डिस्कशन रहेगा वो आप देखिए कि टेररिज्म को कैसे एलिमिनेट करना है, उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो डिस्कशन है उसको इंडिया है वो कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो ये पाकिस्तान और जेट इंडिया के रिगार्डिंग में जो सिचुएशंस हैं उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। एग्जाम के रिगार्डिंग में क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, आईएमएफ के पर्सपेक्टिव से आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। इंटरनेशनल इन ऑर्गेनाइजेशंस का जो क्रिएशन है या इस्टेब्लिशमेंट है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में किया गया था। 1944 के समय में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है जिसको कि हम किस नाम से जाना करते हैं, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस है। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसके बारे में तो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। आप अपने मेंस के आंसर्स के अंदर भी इसको कोट है वो कर सकते हो जब भी आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाए, स्पेशली आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। तो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर में आप देखिए कि 2 ऑर्गेनाइजेशंस उनको सेटअप किया गया था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय में जो डैमेज क्रिएट हुआ उस डैमेज से रिकवरी के रिगार्डिंग में इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, जिसको कि हम प्रेजेंट समय के अंदर में वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, उसको यहाँ पे सेटअप किया गया। वर्ल्ड बैंक का आप देखिए कि 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके 5 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिसके अंदर में ये भी आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप से देखने के लिए मिलता है। एक आप देखिए कि यहाँ पे आईएमएफ को सेटअप किया गया कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर में, ग्लोबल लेवल के ऊपर में जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसके मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में। तो आईएमएफ का जो सेटअप है 1944 का ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस उसके थ्रू होता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी का जो एरिया है वहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है यूएसए के वहाँ पे। आप देखिए कि इनके कुछ स्पेशल जो रिजर्व असेट्स हैं वो हुआ करते हैं, जिनको कि हम एचडीआर के नाम से जाना करते हैं। एचडीआर क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट है। आपसे यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा या किसी अदर एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्या स्पेशल ड्राइंग राइट किसी तरीके का करेंसी है। तो आप देखिए कि किसी भी तरीके का करेंसी है वो नहीं है, ये बेसिकली वन काइंड ऑफ रिजर्व एसेट्स हैं जो कि आईएमएफ के वहाँ पे वर्क किया करते हैं। तो 5 जो यहाँ पे करेंसीज हैं उनके रिगार्डिंग में वेटेज है वो हुआ करता है एचडीआर का। टॉप 5 जो करेंसी जो इनके द्वारा यूज की जाती हैं, एवरी 5 ईयर के बेसिस पे उसका जो रिन्यू प्रोसेस है वो हुआ करता है, जिसके अंदर में आप देखिए कि यूएस का डॉलर है, आपको ब्रिटेन का जो पाउंड है, इसके अलावा जापानीज है, चाइनीज करेंसी है और यूरोपियन यूनियन का जो यहाँ पे डॉलर है उसका आपको बेसिकली प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलेगा। तो ये कुछ यहाँ पे हमने आईएमएफ के बारे में रीड किया। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर का जो विजिट था वो कहाँ पे था, गुजरात का जो वेस्टर्न पार्ट है, जहाँ पे आप देखिए कि हमारी सिक्योरिटी पर्सनल्स के द्वारा पाकिस्तान के द्वारा जो भी अटैक्स किए गए उन सभी जो ड्रोन अटैक्स हैं उनको इंटरसेप्ट भी किया गया था, उनको न्यूट्रलाइज भी किया गया था। तो हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है गुजरात का, जहाँ पे आपको सर क्रीक का एरिया है जो कि बाउंड्री को क्रिएट करता है, तो वहीं पे ही भुज नाम की जगह है। कच्छ डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है वो भुज के अंदर में है, वहाँ पे इनके द्वारा विजिट किया गया। कच्छ के बारे में तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पे ड्राई एंड आप देखिए कि ड्राई कंडीशंस हैं वो डेवलप हैं, डेजर्ट काइंड ऑफ कंडीशंस आपको देखने के लिए मिलेंगी। सोल्ट का जो प्रोडक्शन है वो हुआ करता है कच्छ के एरिया के अंदर में। डंकीज हैं उनका भी प्रेजेंस होता है, डंकीज का वहाँ पे प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा हम काफ़ी बार एक ट्राइब के बारे में रीड करते हैं गुजरात के पर्सपेक्टिव से, मालधारी ट्राइब है।
मालधारी ट्राइब कच्छ के रीजन के अंदर ही रहा करती है और वहाँ पे उनके द्वारा एक ग्रासलैंड है लैंड की रिस्टोरेशन के रिगार्डिंग में, जिसको कि हम बन्नी ग्रासलैंड के नाम से जानते हैं। तो वो सब उस एरिया के अंदर में प्रेजेंट है, उस एरिया के अंदर में कच्छ और जो भुज का एरिया है वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स स्टेट्स के पर्सपेक्टिव से है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बाद में सुप्रीम कोर्ट से जो जवाब मांगा गया है, एडवाइस मांगी गई है प्रेसिडेंट मैम के द्वारा, स्पेशली उनके द्वारा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो बिल्स हैं जिनको कि एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर में डीम्ड वे के अंदर असेंट के बारे में कहा गया। तो प्रेसिडेंट के द्वारा क्वेश्चन यही कहा गया है क्या किसी जुडिशियल ऑर्डर के थ्रू इस तरीके से डीम्ड मैनर के अंदर में जो बिल है उसको पास करवाया जा सकता है, या यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उसको एडवाइस करना कि एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर में आप डिसीजन को कैरी आउट कीजिए, तो क्या ये यहाँ पे करेक्ट है या नहीं है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस वो रेज किए गए हैं प्रेसिडेंट मैम के द्वारा इस रेफरेंस के थ्रू में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट को डिलीवर किया गया था। अब आप देखिए कि कुछ स्टेट्स के अप्रोच के थ्रू ही एग्जिस्टेंस में आया था, स्टेट्स के द्वारा जो पेटिशंस फाइल की गई थी, जिसमें अब तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पे अदर जो सीएम्स हैं उनके साथ में भी जो डिस्कशन है वो किया जाएगा इस इश्यू के रिगार्डिंग में, उसी का यहाँ पे मेंशन है। ये जो बेसिकली उनके द्वारा एड्रेस किया गया कि अदर सीएम से वो टॉक करेंगे। तमिलनाडु के वहाँ पे एक जगह है जिसको कि हम अर्लियर फेज के अंदर में ऊटी के नाम से जाना करते थे। ऊटी आप देखिए कि वेस्टर्न घाट का जो एक्सटेंशन है तमिलनाडु के, वहाँ पे जो वेस्टर्न घाट का जो एक्सटेंशन है नीलगिरी के एरिया तक, वहाँ पे एक हिल स्टेशन ये सिचुएटेड है जो ब्रिटिश एरा के समय में डेवलप हुआ था। हमारे काफ़ी सारे ऐसे हिल स्टेशन हैं, चाहे वो हिमालयाज के अंदर में हो या सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में हो, जिनको कि आप देखें कि ब्रिटिश के द्वारा जो डेवलप है वो किया गया था। उनके डेवलप के बिहाइंड में रीजन ये था कि समर के समय में जो हमारे यहाँ पे हार्श विंटर का कंडीशन हुआ करता है, तो अगर हम कंपेयर करें इंग्लैंड के वहाँ से ब्रिटेन के वहाँ से, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम हुआ करता है, काफ़ी कूल हुआ करता है। तो इसी वजह से समर के रिगार्डिंग में इन हिल स्टेशंस हैं उनको डेवलप किया गया था कॉलोनियल एरा के समय में, जिसमें आप देखिए कि शिमला है, उत्तराखंड के अंदर भी काफ़ी सारे हैं। ऊटी को भी वैसे ही डेवलप किया गया। ऊटी का जो अब प्रेजेंट समय में अगर हम नेम के बारे में डिस्कस करें तो उद्ग मंडलम नाम से इसका जो नेम है वो प्रेजेंट समय में इसको बोला करते हैं उस नाम से। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे आरबीआई के बारे में है। आरबीआई के द्वारा समय समय पे आप देखिए कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग में कुछ नॉर्म्स हैं उनको कैरी आउट किया जाता है, तो उसी के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट भी वहाँ पे इंटरेस्टेड है कि बैंक्स को जो यहाँ पे डायरेक्शन इश्यू किया जाएगा आरबीआई के द्वारा, तो सेंटर को डिविडेंड है वो मिला करता है बेसिकली जो रिजर्व है उसके बेसिस पे। तो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसका यहाँ पे डिस्कशन के अंदर इंटरेस्ट है उसको शो किया गया है। ये जो इकोनॉमी का जो पेज है, बिजनेस का पेज है, वहाँ पे ये न्यूज़ है वो मेंशन है। बेसिकली डिस्कशन किसके रिगार्डिंग में है? डिस्कशन है इकोनॉमिकल कैपिटल फ्रेमवर्क के बारे में। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क का जो प्रोसेस है उसके बारे में है। लास्ट टाइम 2018 के समय में हमारे जो फॉर्मर जो आरबीआई के जो गवर्नर हुआ करते थे बिमल जालन, उनका कमेटी है वो बनता है बिमल जालन कमेटी बनता है। बिमल जालन कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था इकोनॉमिकल कैपिटल फ्रेमवर्क को, जिसको कि लास्ट टाइम 2018 का उस कमेटी रिकमेंडेशन के समय ही रिव्यू है वो किया गया था। उस समय में बिमल जालन कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था कि बैंक्स को कंटिंजेंसी रिस्क बफर है उसको मेंटेन करना होगा। 5.5 से लेकर 6.5 का जो परसेंटेज है वो बताया गया कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान में इस तरीके से कंटिंजेंसी रिजर्व बफर है वो होना चाहिए यहाँ पे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के पास में। अब आप देखिए उसी के पर्सपेक्टिव से है कि हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर में उसको लोअर कर दिया जाए या उसको इंक्रीज है वो कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है यहाँ पे डिविडेंड के रिगार्डिंग में जो उनको मिला करता है जो आरबीआई का जो सेविंग्स है उसके पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गया के बारे में है। आप देखिए कि गया कहाँ पे सिचुएटेड है, बिहार के वहाँ पे गया है। गया का जो डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है वो चेंज किया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, उसको गया जी के नाम से जाना करेंगे। होली सिटी है गया जो सिटी है एक होली सिटी है। बुद्धिज्म के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, हिंदुइज्म के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। बुद्धिज्म के रिगार्डिंग में आप देखिए कि वहाँ पे आपको बेसिकली भगवान बुद्ध हैं, उनको एनलाइटमेंट है वो प्राप्त होता है, ज्ञान का प्राप्ति होती है। कौन सा रिवर के बैंक के ऊपर सिचुएटेड है स्टूडेंट्स जो गया है? क्या फाल्गुन नाम का जो नदी है उसके बैंक के ऊपर सिचुएटेड है? ये आपका होमवर्क है।
तो आप देखिए कि बुद्धिज्म के पर्सपेक्टिव से उनको ज्ञान का प्राप्ति वहाँ पे हुआ था, भगवान बुद्ध को। वहाँ पे बोधि ट्री है वो भी सिचुएटेड है। अगर हम हिंदुइज्म के पर्सपेक्टिव से रीड करें तो वहाँ पे आप देखें कि विष्णु पर टेम्पल है, जो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, विष्णु पर टेम्पल है। इसका तो आप देखिए कि रिकंस्ट्रक्शन है वो डेट अहिल्याबाई होलकर, जो कि इंदौर के नियर बाई एरिया से जो रूल किया करते थे, अहिल्याबाई होलकर हैं, होलकर डायनेस्टी का क्वीन है, उनके द्वारा बेसिकली इसको इस जो विष्णु पर टेम्पल है उसका रिकंस्ट्रक्शन वर्क है उसको कैरी आउट किया गया था। होमवर्क क्या है, रिवर को एक बार देख लेना कि कौन सा रिवर है जिसके ऊपर में जो गया का जो एरिया है वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स स्पीरियस लिकर के बारे में है, जो हमारे कंट्री के अंदर में अलग अलग पार्ट के अंदर में ये जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलती है कि जो इलिसिट वे का जो लिकर है, जो फेक लिकर है, उसको कंज्यूम किया जाता है। और ये जो जब भी केसेस सामने आते हैं कंट्री के अलग अलग पार्ट के अंदर में केसेस सामने आते हैं, आपको जो कॉमन कंडीशंस है वो क्या देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सिमिलर हैं। लोग यहाँ पे डेली वेज वर्कर होंगे जिनके द्वारा उस लिकर को कंज्यूम किया गया होगा। या आप देखिए कि जो कंडीशंस है जिस तरीके से उस लिकर को प्रोड्यूस किया जाता है, जिसके अंदर मिथेनॉल पॉइजनिंग का जो कंडीशन हुआ करता है, एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है मिथेनॉल जिसको यूज किया जाता है उस लिकर के अंदर में। और भी काफ़ी कुछ अनएथिकल प्रैक्टिस हैं, जैसे कि डेड स्कॉर्पियंस हैं, जो बिच्छू हैं, उनको यूज किया जाना, मिथेनॉल का जो प्रेजेंस है उसको रिड्यूस करने के रिगार्डिंग में। पुअर वेज वर्कर्स का इस तरीके के इंसिडेंट्स हैं उनके अंदर में इन्वॉल्वमेंट होना, उन्हीं का जो मोर कैजुअलिटीज इस तरीके का सिचुएशन होना। तो एक तो लोगों को अवेयर भी नहीं है, दूसरा आप देखिए कि मनी का भी एक प्रॉब्लम है, मनी जो लेस मनी के अंदर में इसका अवेलेबिलिटी होना, गवर्नमेंट का प्रॉपर वे के अंदर में रेगुलेशन नहीं हुआ करता है, जो सिविल सर्वेंट्स जिनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है लोकल लेवल के ऊपर में लॉ एनफोर्समेंट का, उनके द्वारा प्रॉपर मॉनिटरिंग है, प्रॉपर जो नहीं है वो किया जाता है। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से ये समय समय पे ऐसे इंसिडेंट अलग अलग पार्ट के अंदर में आपको देखने के लिए मिलते हैं। पंजाब के वहाँ पे अमृतसर के अंदर में ये स्पीरियस लिकर का जो इंसिडेंट है वो सामने आया था रिसेंटली, कुछ मोर देन 20 के आसपास लोगों का डेथ है वो भी हुआ है। एग्जाम के पर्पज से आपको क्या याद रखना है, आर्टिकल 47 आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 47 क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो बताता है गांधीयन फिलोसफी है। वैसे आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कोई गांधीयन फिलोसफी या गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में हमारे जो लिखे हुए हैं डायरेक्टली, ये आपका जो लक्ष्मीकांत बुक है उसने फिलोसफी के बेसिस पे उसको कैटेगराइज किया है कि कौन सा सोशलिस्ट फिलोसफी के हैं, कौन से गांधीयन फिलोसफी के हैं। तो वन काइंड ऑफ आप देखिए कि यहाँ पे जो स्पीरियस लिकर जो है, किसी भी तरीके का जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक है जो कि हेल्थ के इम्पैक्ट करता है, उसको यहाँ पे रोकने का ज़रूरत है। तो ये आपको आर्टिकल 47 के अंदर में बताया गया है। गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, न्यूट्रिशनल लेवल को इम्प्रूव करे, और यहाँ पे कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक है जो एग्जिस्ट करता है, जो हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, उसको अबोलिश वो किया जाए, उसको रोका जाए। तो कभी कभी कुछ स्टेट्स जहाँ पे लिकर का बैन है, आर्टिकल 47 के थ्रू ही वो लिकर का बैन है उसको कैरी आउट है वो करते हैं। 47 आपको जरूर से पता होना चाहिए। एक आप देखिए कि बैलेट का जो टेम्परिंग प्रोसेस है उसको बताया गया है इलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग में, तो उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे क्लेम्स हैं। स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे बैलेट पेपर कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग में जब इलेक्शंस हुआ करते थे तो ये काफ़ी कॉमन ये प्रैक्टिस हुआ करता था, बूथ का कैप्चरिंग होना। बूथ कैप्चरिंग के अलावा आप देखिए कि बैलेट पेपर से उनको टेम्पर कर दिया जाना, इस तरीके का कंडीशंस हैं वो काफ़ी कॉमन हुआ करता था। उसके बाद में ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स है, उनको लाया गया। अब उसके रिगार्डिंग में पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन को लोस्ट करती हैं तो आप देखिए उसके अगेंस्ट में अपना वॉइस है उसको रेज करती हैं। हो सकता है वॉइस को इस वजह से रेज किया जाए, अपनी कैडर को खुश करने के लिए वो करते हों, कि कैडर को खुश कर दिया जाए कि हम तो यहाँ पे विक्ट्री सिचुएशन के अंदर में थे, बट इस तरीके से कुछ इंसिडेंट हुआ, आपके जो वोट्स हैं वो चेंज हो गए। तो ऐसे काफ़ी कॉमन आपको स्टेटमेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि स्टूडेंट जब भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा जब एलिगेशंस होते हैं तो इलेक्शन कमीशन इन्वाइट करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और जब इनवाइट करता है तो उस समय आपको देखने के लिए मिलेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना प्रेजेंस है उसको नहीं शो करती हैं वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मेवात के रीजन के बारे में है, मेवात का जो रीजन है वो कहाँ पे है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए। आप देखिए कि हरियाणा के अंदर में, वैसे तो हम हरियाणा को डेवलप्ड एक स्टेट के रूप से देखते हैं कि जो बेसिक जो क्राइटेरिया हैं वो हर एक क्राइटेरिया के अंदर में अच्छा परफॉर्मेंस है। एक आप देखिए कि
जो वहाँ पे सेक्स रेशियो का जो कमी ज़रूर से देखने के लिए मिलता था। चाइल्ड जो डेट सेक्स सिलेक्शन का जो टेक्निक्स है उनका 90s के समय में काफ़ी अच्छे से उनका प्रेजेंस हो गया था। तो सेक्स रेशियो के अंदर में ज़रूर से वहाँ पे एक स्क्यूड सेक्स रेशियो आपको देखने के लिए मिलेगा। बट मैक्सिमम जो हरियाणा है उसके अंदर में जो कंडीशंस हैं, जैसे कि वहाँ पे ह्यूमन जो डेवलपमेंट का जो कंडीशन है, पर कैपिटा इनकम का होना, रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी होना, दिल्ली के नियर बाई होना, डिफेंस फोर्सेज के अंदर प्रेजेंस होना, स्पोर्ट्स के अंदर में बेटर प्रेजेंस होना। बट एक एरिया ऐसा भी है हरियाणा के अंदर में, नूंह का एरिया है, मेवात का एरिया है, जहाँ पे जिस भी तरीके का जो यहाँ पे एक अच्छा डेवलप्ड सोसाइटी के जो क्राइटेरिया हुआ करते हैं उसको ये फुलफिल है वो नहीं करता है। और यहाँ पे आपको हरियाणा के अपोजिट जो सेक्स रेशियो है वो आपको यहाँ पे बेटर है वो देखने के लिए मिलेगा हरियाणा के जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके कंपैरिजन के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, मेवात हरियाणा के अंदर में भी है, कुछ पार्ट राजस्थान के अंदर में भी है। भरतपुर एंड अलवर का जो नियर बाई एरिया है वहाँ पे मेवात है वो एग्जिस्ट करता है। मेव कम्युनिटी के जो लोग हैं वो वहाँ पे रहा करते हैं। मेव कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका प्रेजेंस है। मेवात के अंदर में बताया ये गया है कि किसी भी तरीके से ड्रग अब्यूज है जो यूथ के रिगार्डिंग में स्टूडेंट्स हुआ क्या करता है, यूथ का जब एज हुआ करता है, यूथ का जब प्रोसेस हुआ करता है, अगर उनके द्वारा अपना एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया गया या एनर्जी को बेटर वे में यूज नहीं किया गया तो उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। तो ड्रग अब्यूज के अंदर में वहाँ के जो यूथ है उसका किसी भी तरीके से इन्वॉल्वमेंट ना रहे। पिछले कुछ समय से आप देखिए कि मेवात के वहाँ पे साइबर क्राइम का भी न्यूज़ सामने आया था कि साइबर क्राइम के जो हब्स के रूप से यहाँ पे ये डेवलप हुआ है। जैसे कि आपने जामतारा के बारे में नाम सुना होगा, तो जामतारा के रूप से ही इसको कंसीडर किया जाता है कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली के नियर बाई एरिया के अंदर में जहाँ पे साइबर क्राइम्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। तो उन सभी जो बैड यहाँ पे हैबिट्स हैं उनको रिमूव करने के रिगार्डिंग में स्पोर्ट्स को प्रमोट है वो किया गया है, जिसमें कबड्डीज हैं, कुछ जो भी रूरल एरिया के अंदर में जो स्पोर्ट्स इजीली वे के अंदर में लोगों के द्वारा खेली जा सकें। तो मेवात का जो लीग्स हैं वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई हैं। तो एक बेटर कंडीशन है। ऐसा ही आप देखिए कि हमने जम्मू एंड कश्मीर के बारे में भी रीड किया था कि जब से जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे पिछले 4 to 5 ईयर के अंदर में लोकल जो वहाँ का जो स्पोर्ट्स हैं उनको यूथ को एंगेज करने के रिगार्डिंग में उनका इन्वॉल्वमेंट किया गया। इकोनॉमी वहाँ पे एक स्टेबल कंडीशन के अंदर में हुआ था, तो लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट है वो बेटर कंडीशन में हुआ। लोग अपना जो इकोनॉमी है उसको कैरी आउट है वो करने लगे थे वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, फिर टेररिस्ट अटैक होता है तो कम्प्लीटली जो नॉर्मलसी है उसको वो इम्पेक्ट करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में मेंशन है, विच हंटिंग के बारे में मेंशन है, जो कि कुछ एरियाज़ के अंदर में हुआ करता है आसाम के वहाँ पे। तो आसाम गवर्नमेंट के द्वारा एक पॉलिसी लाई गई है, पॉलिसी के थ्रू जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, विच हंटिंग है, उसको टैकल है वो किया जा सके। ह्यूमन ट्रैफिकिंग उन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे एग्जिस्ट किया करती है, तो उसको टैकल करने का ज़रूरत है, उसको यहाँ पे एलिमिनेट करने का ज़रूरत है। काफ़ी कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उन एरियाज़ के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। विच हंटिंग वन काइंड ऑफ प्रैक्टिस है जो बेसिकली आप देखिए कि जो टी प्लांटेशन के जो एरिया से रिलेटेड कुछ कम्युनिटी हैं, जिसमें एक आपको जो कम्युनिटी है राबाज, उनके द्वारा यहाँ पे प्रैक्टिस हुआ करती है, विच हंटिंग है, तो उसको भी रोकने का ज़रूरत है। कुछ हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी भी है, फंडामेंटल ड्यूटी क्या बताता है कि कोई भी ऐसा प्रैक्टिस है जो डेरोगेटरी है वुमेन के अगेंस्ट में, तो उसको हमें यहाँ पे एलिमिनेट करना है। तो हर एक सिटीजन का एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि यहाँ पे कोई भी डेरोगेटरी प्रैक्टिस है अगेंस्ट द वुमेन, तो उसको आपको रिड्यूस है वो करना है। फंडामेंटल ड्यूटी है वो कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 51A के अंडर में है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, स्वर्ण सिंह कमेटी, उसके थ्रू इनको रिकमेंड किया गया था। एक जो फंडामेंटल ड्यूटी है जो एजुकेशन के रिगार्डिंग में है उसको बाद में ऐड है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स लोक अदालत के बारे में है, राजस्थान के वहाँ पे जो लोक अदालत है नॉन फंक्शनल वे के अंदर में है, उसके रिगार्डिंग में हाई कोर्ट के द्वारा उसका कोग्निजेंस लेते हुए रिकमेंडेशन है वो किया गया है। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज से आपको यहाँ पे लोक अदालत प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। लोक अदालत प्रोसेस क्या है, एक अल्टरनेटिव वे के अंदर में डिस्प्यूट का जो रिजोल्यूशन है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, उसके रिगार्डिंग में ये प्रोसेस है जो लोक अदालत का। लोक अदालत के अलावा स्टूडेंट्स आपको परमानेंट लोक अदालत है वो भी हुआ करती है। इनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे जो कोर्ट्स के अंदर में जो पेंडेंसी है उसको रिड्यूस किया जाए।
यहाँ पे बोथ पार्टीज अपने डिस्कशन के थ्रू में, अपना जो आपसी डिस्कशन है उसके थ्रू में कोई भी जजमेंट है उसको कैरी आउट करें या कॉम्प्रोमाइज को कैरी आउट करें। 1987 के समय में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आता है। फर्स्ट वो कौन सा स्टेट था जहाँ पे लोक अदालत है उसको सेटअप किया गया, तो ये आपका होमवर्क है। क्या स्टूडेंट्स, लोक अदालत के अंदर में कोई ऐसा केस है जिसके अंदर में आपको पनिशमेंट हो सकता है, आपको जो सज़ा है वो मिल सकता है, सेंटेंस हो सकता है, तो क्या उसको भी आप परमानेंट लोक अदालत के थ्रू चैलेंज करोगे? तो आप देखिए उसके रिगार्डिंग में लोक अदालत से वो नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, क्या यहाँ पे कोई फ़ी है वो आपको पे करनी होती है? फ़ी आपको नहीं पे करनी होती है। कोर्ट के अंदर में आपका जो इश्यू है वो पेंडिंग के अंदर में है, फिर आपको लगे कि आप लोक अदालत के थ्रू उसको रिजोल्व कर सकते हो, आपने वहाँ पे कोई फ़ी पे किया है तो उसका भी आपको रिफंड है वो कर दिया जाएगा। लोक अदालत के बाद में अगर आप परमानेंट लोक अदालत को अप्रोच करते हो और उस समय में आपका जो जजमेंट आपको डिलीवर किया गया है तो उसको आप चैलेंज है वो नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट के अंदर में। तो एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की एक मैकेनिज्म है जो हमारी कंट्री के अंदर में एग्जिस्ट किया करते हैं। यहाँ पे लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसको सेटअप किया गया और इस तरीके से लोक अदालत हैं वो एग्जिस्टेंस में आती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो लोधी डायनेस्टी हुआ करता था दिल्ली सल्तनत के दौरान में, आप देखिए कि 5 डायनेस्टी हैं वो रूल किया करती थी, एक इसमें लोधी डायनेस्टी भी है। 5 डायनेस्टी कौन कौन सा है हमारा दिल्ली सल्तनत के समय में? 1206 से लेकर उस बुक्स में आपको ये 1192 भी मेंशन कर दिया जाएगा, क्योंकि मोहम्मद गोरी उसी समय में आप देखिए कि जीत है उसको अर्जित करते हैं सेकंड बैटल ऑफ तरेन के अंदर में, जहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को डिफीट करते हैं। फर्स्ट के अंदर में पृथ्वीराज चौहान का जीत होता है। 1206 तक आप देखिए कि कोई भी परमानेंट यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट नहीं होता है, उनके जनरल्स हैं वो घूमा करते हैं, उनके जनरल्स काफ़ी एरिया है उसको कैप्चर करते हैं, जिसके अंदर में एक जनरल उनके कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, एक वहाँ पे बख्तियार खिलजी नाम के जो जनरल हैं। 1206 के समय कुतुबुद्दीन ऐबक डायनेस्टी को सेटअप करते हैं, जिसको कि स्लेव डायनेस्टी का नाम दिया गया है। 1206 से लेकर 1218 तक ये पीरियड के अंदर में होती है, स्लेव डायनेस्टी है, या आप देखिए कि ममलूक डायनेस्टी भी इसको बोलते हैं। फिर स्लेव डायनेस्टी के बाद में स्टूडेंट्स आपको 1290 से लेकर 1320 का जो समय है 30 साल के लिए रूल आता है, ये खिलजी डायनेस्टी हुआ करती है। खिलजी डायनेस्टी के बाद में स्टूडेंट्स आपको 1320 से लेकर, और आप देखिए कि आपको 1440 तक का जो समय है, इस समय में आपको जो तुगलक हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। 1414 से लेकर और आप देखिए कि 1451 का जो समय है, इस समय आपको सैयद है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। सैयद डायनेस्टी यहाँ पे रूल के अंदर में आती है। और 1451 से लेकर 1526 तक का जो समय है, यहाँ पे जो लोधी डायनेस्टी है वो पावर के अंदर में होते हैं। तो लोधी डायनेस्टी के समय एक वहाँ पे एक पर्सन हुआ करते थे, दौलत खान लोधी हैं। ये वही पर्सन है जो कि गवर्नर बनते हैं बाद में पंजाब के। इनके डिस्प्यूट होते हैं सेंट्रल अथॉरिटी के साथ में। और जो दौलत खान लोधी हैं, ये आप देखिए कि जो बाबर को जो इंडिया के अंदर में इनवाइट किया जाता है, उसके रिगार्डिंग में इनका एक रोल है, दौलत खान लोधी का यहाँ पे एक रोल है। तो उन्हीं के द्वारा एक बावड़ी है उसका कंस्ट्रक्शन किया गया था। हमारा जो महरौली का जो एरिया है वहाँ पे बावड़ी का जो नाम है वो आप देखिए कि है राजाओं की बावड़ी। राजाओं की बावड़ी के नाम से इसको जानते थे। बावड़ी क्या होता है? बावड़ी एक प्रोसेस है, एक वन काइंड ऑफ सिस्टम है जिसके थ्रू वाटर हार्वेस्टिंग है वो की जाती थी गुजरात, राजस्थान, मध्य और डेट हरियाणा का जो एरिया है वहाँ पे। तो आप देखिए कि दिल्ली के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ कल्चर है, हरियाणा से ही रिलेटेड जो कल्चर है, स्पेशली जो अर्लियर फेज के रूरल एरियाज हैं वहाँ। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि लोधी डायनेस्टी के बारे में मेंशन है, तो लोधी डायनेस्टी के रूलर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1451 के समय ये पावर के अंदर में आते हैं। जो फाउंडर पर्सन है उनका नाम है बहलूल खान लोधी। बहलूल लोधी हैं। फिर आप देखिए कि 1451 से लेकर 1489 का जो समय है उसके अंदर में ये पावर के अंदर में होते हैं। 89 से लेकर 1517 का जो समय है, फिर यहाँ पे सिकंदर लोधी पावर के अंदर में आएंगे। और सिकंदर लोधी के बाद में इब्राहिम लोधी हैं। बाबर इन्हीं को बैटल ऑफ पानीपत के अंदर में डिफीट करते हुए बाबर अपना जो मुगल रूलर्स हैं वो सेटअप होते हैं इंडिया के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रेट्रोस्पेक्टिव वे के अंदर में इन्वायरमेंट के कुछ क्लियरेंस को अलाउ किया गया था, जिनको कि कोर्ट के द्वारा स्ट्रक डाउन है वो कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। क्या आप बैक डेट के अंदर में इस तरीके से क्लियरेंस है उनको नहीं प्रोवाइड कर सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग में? ये यहाँ पे कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया।
अफगानिस्तान के जो लीडर्स हैं उनके साथ में डिस्कशन रहा, तो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का यहाँ पे अब डिस्कशन ये है कि आने वाले समय के अंदर में अफगानिस्तान के रिगार्डिंग में जो भी सपोर्ट का ज़रूरत रहेगा इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। इंडिया के आप देखिए इंडिया के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे हैं, जेराम से डेलाराम का वहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्ट करना हो, अफगानिस्तान का जो पार्लियामेंट है उसको वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैरी आउट करना हो, ठुमरी के अंदर में आप देखिए कि इलेक्ट्रिकल जो सप्लाई के रिगार्डिंग में जो डेट स्टेशन है उसको क्रिएट करना हो, सेतु डैम को बनाना हो, सलमा डैम को वहाँ पे बनाना हो। तो ये इंडिया का काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अफगानिस्तान के अंदर में एग्जिस्ट करते हैं। अभी भी यहाँ पे अलाउ किया गया है कि जो चाहबार पोर्ट है, चाहबार पोर्ट जो कि ईरान के वहाँ पे सिचुएटेड है, चाहबार पोर्ट के थ्रू आपको जो सप्लाई है वो किया जाएगा। अटारी बॉर्डर का जो एरिया है, वो अटारी वाघा का जो एरिया है, अटारी वाघा बॉर्डर का, तो उसके थ्रू भी अफगानिस्तान के जो ट्रक्स हैं उनको जो सप्लाई है वो यहाँ पे अलाउ है वो किया गया इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा। अफगानिस्तान में तालिबान का रूल है। 21 के समय यूएस फोर्सेज का विड्रोवल हुआ था, तालिबान पावर को टेक ओवर करता है वहाँ पे, और तालिबान को इंडिया ऑफिशियली अभी प्रेजेंट समय के अंदर रिकॉग्नाइज है वो नहीं करता है, बट इंडिया का जो यहाँ पे सपोर्ट है वो कंटिन्यूस है तालिबान को जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का जो सपोर्ट है वो कंटिन्यूस है, तालिबान को सपोर्ट नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे हमारे कोर्ट का जो वुमेन जज हैं जिनका कि जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हुआ है, तो उनका जो फेयरवेल है, रिटायरमेंट है, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है वो किया गया। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि 11th वुमेन जज हैं जो कि कोर्ट के अंदर में पहुँचती हैं, और इनके द्वारा तो लोअर जुडिशरी से सुप्रीम कोर्ट तक का जो अपना जर्नी है उसको कैरी आउट किया गया था, उसी के बारे में यहाँ पे मेंशन है। क्या कोई वुमेन क्या जज हैं उनके द्वारा हमारा जो सीजीआई का जो पोस्ट है उसको सर्व किया गया है? अभी तक तो नहीं किया गया है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा था, बट आप किसी ने भी इसका जो आंसर है वो नहीं किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि फर्स्ट वुमेन जज है वो कौन थे? मैडम फातिमा बीबी हैं जो कि फर्स्ट वुमेन जज हैं जिनके द्वारा इस पोस्ट को सर्व किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में वुमेन जज, हाई कोर्ट के अंदर में तो लीला सेठ हैं जो फर्स्ट वुमेन जज हैं वो हुआ करते थे। रोहिंग्याज के रिगार्डिंग में एक पेटिशन फाइल हुआ जिसको कि कोर्ट के द्वारा उस पेटिशनर के अगेंस्ट में कहा गया है कि आपके द्वारा इस तरीके का पेटिशन है वो क्यों फाइल किया गया कि अंडमान सी के अंदर में रोहिंग्याज को डिपोर्ट कर दिया गया है। तो पेटिशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पेटिशनर से ही सवाल पूछे गए हैं। आने वाले समय के अंदर में हमारा जो इसरो है, इसरो नाम का जो इंस्टीट्यूशन है, उनके द्वारा सस्टेनेबल वे के अंदर में स्पेस जो मिशंस हैं उनको लॉन्च किया जाए, स्पेस एक्सप्लोरेशन है वो सस्टेनेबल मैनर के अंदर में हो, उस प्रैक्टिस को यहाँ पे उस प्रैक्टिस के रिगार्डिंग में इसरो है वो कमिटेड है। तो ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हैं उसके डायरेक्टर के द्वारा कहा गया है। विक्रम साराभाई जो हैं वो एक इम्पोर्टेंट पर्सन है हमारे जो जितने भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है इसरो का, अगर हम सेटअप की बात करें, विक्रम साराभाई वो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। आप देखिए कि हमारे जितने भी ये पुराने जो साइंटिफिक रिसर्च के जो इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर में काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनस जिनका की रोल है, चाहे होमी जहांगीर बाबा हों, विक्रम साराभाई हों, एपीजे अब्दुल कलाम हों, या आप देखिए कि जो सीवी रमन साहब हैं जिनके द्वारा सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में जो कंटिन्यूस साइंटिफिक रिसर्च है उसको कॉलोनियल एरा के समय ही प्रमोट किया गया था। नेशनल जो कमीशन है वुमेन्स के रिगार्डिंग में उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी के जो कैंपस हुआ करते हैं, कॉलेज एजुकेशन के जो कैंपस हुआ करते हैं, वहाँ पे जेंडर सेंसिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग में उनके द्वारा कैंपस पोलिंग नाम का एक इनिशिएटिव को चलाया गया है। तो बेसिकली अवेयरनेस का ये एक प्रोसेस है, एग्जाम के रिगार्डिंग में इम्पोर्टेंट है वो नहीं है। अब यहाँ पे एडिटोरियल्स के अंदर में पहलगाम के बाद में जो इंडिया के द्वारा न्यू नॉर्मल को सेटअप किया गया उसका डिस्कशन है। न्यू नॉर्मल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि पहलगाम के अंदर में टेरर अटैक होता है। टेरर अटैक के बाद में इंडिया के द्वारा कंटिन्यूस यहाँ पे कोशिश किया गया कि टेररिस्ट को अरेस्ट है, टेररिस्ट को एलिमिनेट है वो किया जा सके। फिर आप देखिए कि उस टेरर अटैक के बिहाइंड में स्टोरी ये सामने आता है कि वो पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा उस टेररिज्म का एक्टिविटी है उसको कैरी आउट किया, सिविलियन पर्सनस को टारगेट किया गया। तो उनको यहाँ पे टारगेट किया गया, तो आपको एक देखने के लिए मिलेगा कि इंडिया के द्वारा पाकिस्तान के अगेंस्ट में जो डिसीजन हैं वो लिए जाते हैं, तो वहाँ पे डिसीजन
लिया गया हो इंडस वाटर ट्रीटी के रिगार्डिंग में, डिसीजन लिया गया हो कि ट्रेड का जो कोई भी प्रोसेस है वो नहीं कैरी आउट होगा, या डिसीजन वहाँ पे लिया गया हो कि डिप्लोमेटिक जो एनक्लेव्स हैं, जो डिप्लोमेटिक एरियाज हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ स्टाफ्स हैं उनको रिड्यूस है वो करना होगा। तो ये इंडिया के कुछ डिसीजंस थे। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में इंडिया का जो डिफेंस फोर्सेज हैं वो एक स्ट्राइक को कैरी आउट करते हैं, पाकिस्तान मिलिट्री को इन्फॉर्म करते हैं कि हमने जो टेरर बेसेज हैं उनके ऊपर में अटैक किया है, किसी भी तरीके के जो सिविलियन और जो मिलिट्री के जो टारगेट्स हैं उनको हमने यहाँ पे नहीं जो टारगेट है वो किया है, ओनली टेरर ऑर्गेनाइजेशन के जो बेस हैं उनको हमने यहाँ पे एलिमिनेट किया है, उनको डिस्ट्रॉय किया है। पाकिस्तान के द्वारा रिटेलिएट किया जाता है, इंडिया के अगेंस्ट में अटैक किया जाता है। यूएनएससी का जो प्रेजेंट समय में नॉन परमानेंट मेंबर भी है वो वहाँ पे 2 ईयर की रिगार्डिंग में जो नॉन परमानेंट मेंबर बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के द्वारा फिर वहाँ पे कहा गया कि हमारा टेरिटोरियल एरिया का जो सोर्निटी है, टेरिटोरियल सोर्निटी है, उसका वायलेशन हुआ है, नाइबर कंट्री के द्वारा अटैक किया गया। पाकिस्तान के द्वारा जब इंडिया के अगेंस्ट में रिटेलिएट किया जाता है, अटैक किया जाता है, तो हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, जो इंडिजीनियस हमने जो जर्नी को अचीव किया है पिछले कुछ साल के अंदर में, जो इंडिजीनियस प्रोडक्शन को कैरी आउट किया है, तो उसका बेस्ट एग्जांपल एग्जिस्टेंस में आता है। उनके जो ड्रोन अटैक्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करना, उनको वहाँ पे इंटरसेप्ट करना। तो आप देखिए कि वन काइंड ऑफ सक्सेसफुल आपको एक स्टोरी है वो देखने के लिए मिलेगा इंडिया के इंडिजीनियस जो वेपन्स हैं, इंडिजीनियस जो डिफेंस सिस्टम है उसका। S-400 है उसका भी वहाँ पे यूज किया गया। और ड्रोन वॉरफेयर है, एक नया डोमेन एग्जिस्टेंस में आता है कि आने वाले समय के अंदर में ड्रोन्स का यूज है वो रहेगा। जो कन्वेंशनल जो यहाँ पे डिफेंस का जो प्रोसेस हुआ करता था उससे कम्प्लीटली डिफरेंट जो वॉरफेयर्स हैं वो डेवलप हुए हैं प्रेजेंट एरा के समय में। तो इंडिया का रिस्पॉन्स है पीस प्रोसेस एग्जिस्टेंस में आया है। यूएस के द्वारा क्लेम किया गया कि उनके द्वारा पीस का जो डील है उसको कैरी आउट करवाया गया है इंडिया और पाकिस्तान के इस कन्फ्लिक्ट के अंदर में। इंडियन फोर्सेज ने कहा कि, इंडियन जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के द्वारा रिक्वेस्ट है वो किया गया था। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको डिफेंस के बारे में पता होना चाहिए, हमारा जो इंडिजीनियस जेट हमने वेपन्स जो यूज़ किए हैं इस कम्प्लीटली इस लास्ट कुछ डेज के अंदर में, तो उसका आपको जो सक्सेसफुल स्टोरी है वो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। और इसके अलावा आप देखिए कि जब भी इंडिया के अगेंस्ट में कोई भी अटैक रहेगा, टेररिज्म का अटैक रहेगा, तो टेरर बेसिस को इंडिया है वो टारगेट करेगा। ये यहाँ पे एक न्यू नॉर्म के रूप से सेटअप है वो हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स न्यूट्रिशनल वे के बारे में है, न्यूट्रिशनल वे के बारे में कहा गया कि 800 मिलियन जो लोग हैं उनको फ्री फूड ग्रेन्स वो प्रोवाइड करता है हमारा गवर्नमेंट, फ्री फूड ग्रेन्स वो प्रोवाइड करता है स्कीम्स के थ्रू में। यहाँ पे कहा यही गया है कि आप देखिए कि अभी हमारा जो माल न्यूट्रिशन है, जो यहाँ पे हंगर है, उसको अगर हमें डील करना है तो जर्नी है वो काफ़ी लॉन्ग है। अगर हमें भूखमरी है, माल न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिशनल लेवल नहीं है हमारे सिटीजन्स के अंदर में, उसको अगर हमें डील करना है तो जो यात्रा है, जो जर्नी है वो काफ़ी लॉन्ग यहाँ पे रहेगा। क्यों यहाँ पे जो जर्नी है वो लॉन्ग रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स स्टिल हमारे यहाँ पे पोषण अभियान है उसको चलाया गया, पोषण अभियान है उसको चलाया गया था 2018 के समय में। सितंबर का जो मंथ है वो आप देखिए कि हम पोषण माह के रूप से भी सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल जो न्यूट्रिशनल जो स्ट्रेटजी हैं उनको कैरी आउट किया जाता है यहाँ पे न्यूट्रिशनल वे को इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में। बट स्टिल हमारे यहाँ पे काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिसके अंदर में हम लैकिंग हैं। जो हमारा नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, वो क्या बताता है 5th नंबर का ये सर्वे, तो यही बताता है स्टूडेंट्स कि हमारे यहाँ पे 47% जो वुमेन है, सॉरी स्टूडेंट्स 57% जो वुमेन है जिनका 15 से लेकर 59 तक का एज है, 49 तक का एज है, जिसके अंदर में 57% वुमेन्स है जो एनीमिक कंडीशन के अंदर में है। एनीमिया का सिचुएशन वहाँ पे डेवलप हुआ है कंपेरिजन टू मैन। वुमेन्स का जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। 5 के अंदर में आप देखिए कि 5 वुमेन्स को अगर आप लेते हो तो उसके अंदर में एक वुमेन ऐसा है जिनका कि यहाँ पे डेट वेट का जो सिचुएशन है अंडर वेट कंडीशन के अंदर में है। और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं चिल्ड्रंस के अंदर में, आप देखिए अंडर न्यूरिशमेंट होना, स्टंटिंग होना, वेस्टिंग होना। तो ये हमारा न्यूट्रिशनल जो सिचुएशन है उसको बताता है। उसको डील कैसे करना है, प्रॉपर पॉलिसी फ्रेमिंग होना चाहिए। हर एक एरिया के रिगार्डिंग में एक सिमिलर कंडीशन को आप नहीं कैरी आउट कर सकते हो कि वन साइज फिट ऑल द पॉलिसी है उसको आप नहीं अडोप्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे हर एक एरिया को डिफरेंट वे के अंदर में टारगेट करना है। हर एक एरिया का जो न्यूट्रिशनल जो डिमांड है वो भी डिफरेंट है। कुछ एरिया के अंदर में आपको वेल डेवलप्ड जो न्यूट्रिशनल वे के अंदर में जो लोग हैं वो देखने के लिए मिलेंगे।
हमारे जो फूड ग्रेन्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं या जो फूड प्रोवाइड किया जाता है मिड डे मील्स के थ्रू, जिसके अंदर चिल्ड्रंस को भी एक टारगेट के रूप से रखा जाए, जिनको कि आप देखें कि डेट न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है उसको ऐड किया जाए फूड के साथ में। तो ये कुछ एरियाज हैं न्यूट्रिशनल वे के आउटकम के इम्प्रूवमेंट के बारे में कहा गया है यहाँ पे। जेलेनेस्की नाम के जो पर्सन है, यूक्रेन के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, उनके द्वारा यूरोपियन लीडर से डिस्कशन हुआ है इस्तांबुल के, वहाँ पे इस्तांबुल का जो टॉक्स हुआ है रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को कैसे रिजोल्व करना है, कैसे सपोर्ट करना है, उसके बारे में। इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है, आप देखिए उसके जो मेन यहाँ पे प्रोसिक्यूटर हुआ करते थे, उनके अगेंस्ट में कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं वो कैरी आउट हुई हैं। तो स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है, क्या इंडिया उसका पार्ट है? इंडिया उस रोम स्टैट्यूट जिसके थ्रू ये सेटअप होता है 2002 के अंदर में, इंडिया के द्वारा उसका जो पार्ट है, मेंबरशिप है, उसको नहीं कैरी आउट है वो किया गया। बांग्लादेश के अंदर वुमेन्स है उसको प्रोटेस्ट को कैरी आउट करते हैं, 3000 के आसपास वुमेन्स है जिनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया वुमेन्स के अगेंस्ट में, वायलेंस के रिगार्डिंग में। और थाईलैंड के एक अरेस्ट के बारे में है जो कि एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा कहा गया कि गाजा स्ट्रिप के अंदर में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो स्टार्विंग सिचुएशन के अंदर में है, उनको फूड का अवेलेबिलिटी है वो नहीं है। और इजराइल के द्वारा आप देखिए कि गाजा के अंदर में अटैक किया गया है, 93 पर्सन से उनका यहाँ पे डेथ हुआ है। डेली डेथ के नंबर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे गाजा स्ट्रिप के एरिया से। नेक्स्ट आप देखिए कि रशिया और यूक्रेन के बारे में है। रशिया यूक्रेन आप देखिए कि वहाँ पे जो पीस प्रोसेस तो एग्जिस्टेंस में नहीं आया, बट कुछ जो प्रिजनर जो अरेस्ट किए गए हैं एक दूसरे के द्वारा, उसको रिलीज है वो किया जा सके। ईरान और यूरोपियन पावर्स हैं जो भी न्यूक्लियर टॉक के रिगार्डिंग में टर्की के वहाँ पे, तुर्की के वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इंडिया और टर्की के जो रिलेशंस हैं वो डिक्लाइनिंग सिचुएशन के अंदर में है प्रेजेंटली। स्पेशली आप देखिए कि इंडिया का जो स्ट्राइक है, जिस तरीके से उनके द्वारा पाकिस्तान को सपोर्ट किया गया। और एक यहाँ पे कार्टून के थ्रू शो किया गया है कि यूएस के जो लीडर हैं वो कंटिन्यूस पीस प्रोसेस के अंदर में है, उनका डिमांड है कि उनको नोबल पीस प्राइज है वो दे दिया जाए, इस तरीके का डिजायर है या डिमांड है, उसके बारे में यहाँ पे कार्टून के थ्रू शो किया गया है। उससे पहले भी आप देखिए कि 2020 के समय भी उनके द्वारा कहा गया था कि पीस प्राइज है उनको मिल सकता है, नोबल पीस प्राइज उनको मिल सकता है जब ये पावर के अंदर में थे फर्स्ट टेन्योर के दौरान में। सलमान रुश्दी नाम के जो राइटर हैं जिनको एक पर्सन के द्वारा स्टैप कर दिया गया था, इनके कुछ राइटिंग्स हैं उससे वो खपा थे किसी वजह से, तो उनको स्टैब है वो कर दिया गया था नाइफ के थ्रू में, तो उसको कुछ जेल है वो हुआ है। एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। कुछ बुक्स जरूर से पता कर लेना, इनका बुक्स हैं, हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। यूपीएससी काफ़ी बार ऐसे भी सवाल पूछ लेता है, जैसे कि आप देखिए कि बुक आपको मेंशन कर दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा इसके राइटर हैं वो कौन है। कोई फेमस बुक अगर न्यूज़ के अंदर में रहती है तो ऐसे सवाल है वो हुआ करते हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। और 2016 के समय बुक पूछा गया था स्टूडेंट्स, जो बुक अभी हमने मेंशन किया, और शायद 2024 के समय भी एक बुक है वो पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।